ओके नाउ सबसे पहले हम लोग आज लेक्चर प्लान पे थोड़ा सा नजर मारेंगे, देन विल मूव अहेड विथ एनीथिंग। ठीक है, विल सी कि हमने लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग कितना कवर अप किया है, एंड देन विल मूव फर्दर। Hemkant is also clear with the basic topics, right? Hemkant, you had a complete session, I guess, with us. So, अगर कुछ Yes, बेसिक yes, टॉपिक्स sir. जो Yes, मैं sir. पढ़ाऊंगा उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डन। ठीक है, ओके। So till the time we have seen the definition of radio station, we'll have a quick recap, and during this I can have some minimum question answers also. तो थोड़ा सा क्विज टाइप का होगा, that will be a quick quiz, nothing difficult in that. So we had seen the definitions of radio station. कि अगर कोई सा भी डिवाइस या कोई सा भी सिस्टम, if that is capable to establish radio communication, that is known as radio station. और कौन कौन से स्टेशन रेडियो स्टेशन कहे जा सकते हैं? सारे एटीसी ऑफिसेस, आपका अपना एयरक्राफ्ट, सारे ग्राउंड रेडियो कंट्रोलर, दैट इज योर मोबाइल व्हीकल्स, फॉलो मी वाले व्हीकल्स, एंड पोर्टेबल हैंडहेल्ड यूनिट्स, दैट इज योर वॉकी टॉकी। Then we have seen rule of 4 Ws, W1, W2, W2 and 3. There W1 was whom are you calling? आप जिस स्टेशन को कॉल लगाते हो, सबसे पहले उसका कॉल साइन बोलते हो, देन आप अपना कॉल साइन बोलते हो, एंड देन यू आर सेइंग कि व्हाई आर यू कॉलिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कॉल, व्हाट इज योर इंटेंशन। एंड W4 मीन्स वेयर आर यू हेयर। वेयर का मतलब नहीं होता है किसी भी टाइप का पोजीशन, वेयर मीन्स विच फ्रीक्वेंसी और विच चैनल यू आर यूजिंग। ठीक है, नाउ W4 का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में करते हैं। रियल लाइफ सिनेरियोज में, कॉल्स में W4 का यूज नहीं होता है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। देन वी हैव सीन हाउ टू रेज द स्टेशन। To raise the station, you need to use only W1 and W2. Means अगर हमको स्टेशन रेज करना है किसी एटीसी का, तो एक बार उसका कॉल साइन अनाउंस करना है, एंड देन आवर कॉल साइन। These two announcement of calls tell us about that station Mumbai ground. This is VABB. SMC means Mumbai ground. Station Mumbai ground has been raised to give a call. Done. So इसको बोलते हैं raising the station. Can anybody tell me the example of station raise in respect of Bangalore Tower? ठीक है, रेडियो स्टेशन लेना है Bangalore Tower, and give me an example with station raising to Bangalore Tower. Anyone? Be interactive, guys. That will be more beautiful. ठीक है, your participation indicates कि how comfortable you are. ठीक है, so that is altogether very important. Your participations are important. अदरवाइज एग्जाम में बहुत पढ़ा लिखा हुआ लड़का भी ब्लैक आउट हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता है। सो सिंपली रेज द स्टेशन टू बैंगलोर टावर। एनीवन? Bangalore Tower, Victor Bangalore Tango Hotel, Tower. Kilo Sierra. Go ahead. हाँ, ओके, यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अनदर स्टेशन, दिस Bangalore Tower, Victor Tango Hotel Echo Mike on 112.9. How do you read? हाँ, दिस इज रीडेबिलिटी चेक। ठीक है, एक एक करके सबको डिकोड करते हैं। ओके, नाउ होटल किलो सियरा डिड अ राइट कॉल, बट आपने जो गो अहेड बोला ना, दैट इज ऑल टुगेदर ए कंडीशन जो सिर्फ एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे ऐसा लिखा रहता है कि बैंगलोर टावर ट्राइंग टू कॉल यू, या वहां पे लिखा रहता है बैंगलोर एटीसी ट्राइज टू कॉल यू। तो उसके रेस्पॉन्स में हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, गो अहेड। लेकिन यहाँ पे ट्राइज टू कॉल या ट्राइंग टू कॉल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हम रेज कर रहे हैं। सो इफ आई एम रेजिंग द स्टेशन, देन आई नीड टू
announce only two, W1 and W2. Bangalore Tower, Victor Tango Hotel Kilo Sierra. This much is enough. Okay? And in the reply, Bangalore Tower will also say Victor Tango Hotel Kilo Sierra, Bangalore Tower. That's all. Okay? Now, and Hemkant did a complete readability check. ठीक है? That is also a good thing, but थोड़ा सा definition को अच्छे से समझना पड़ेगा. Raise the station. Only initiate the call. Don't say anything else. Okay? And if that is a readability check, then that is a full readability check. Done. Who is going to tell me all 5 readability scale? This is visible on your screen as well. Pancho readability scale. Someone try to speak. Unreadable, readable, readable, but voice command go, that is redo 2. Redo Okay. 3, readable with difficulty. Mhm. 4 readable, and Mhm. 5 perfectly readable. ठीक. Good one. Very good. What is the difficulties here in readability scale 3? Readability scale 3 में अगर कोई पूछे कि difficulties क्या है? Difficulty. Readable with difficulty है ना? Readability scale 3. So what kind of difficulties you are facing so that you are saying कि radio 3? Some engine noise. Noises. ठीक है? Specifically noise. Done. Okay. Now do a readability check with the Bangalore Tower with your call sign. Readability check. Bangalore Tower, this Victor Tango Lima Kilo Kilo. How do you read so? ठीक है. Your call is altogether good and this is being carried regularly in the field. But आपने जो 2 एक्स्ट्रा टर्म यूज किए ना, एक तो दिस इज विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, यहां से दिस इज को रिमूव करना है. एग्जाम में ये नहीं बोला जाता है. दूसरा, लास्ट में जो आपने यूज किया सर, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन को एग्जाम में हटाना है. ठीक है? एग्जाम में पूरा नॉर्मल, दोनों इक्वल, बोथ स्टेशंस आर इक्वल. ठीक है? You want to try again and use the frequency 123.5. By seeing on the screen also you can have practice. Do this. Okay. Bangalore Tower, Victor Tango Lima Kilo Kilo on 123.5. How do you read? Victor Tango Lima Kilo Kilo, Bangalore Tower, radio 5. How do you read? Radio 5, strength 5. And complete your call. And Victor Tango Lima Kilo Kilo. हाँ, ठीक. एंड नहीं बोलना है. एंड तो मैंने बोला था आपको बोलने के लिए. ठीक है? मीन्स यू आर कंप्लीटिंग विद योर कॉल साइन. ठीक है? कि रेडियो 5, आप मुझे 5 सुन रहे हो. ओके. स्ट्रेंथ 5, मैं भी आपको 5 के सेप पे सुन रहा हूं. और ये बात बोल कौन रहा है? विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो. डन? Okay. So this is all together a readability check. Hemkant, would you like to do readability check again? Bangalore Tower, Victor Tango Hotel Echo Mike on 112.9er. How do you read? I say Station. again, Bangalore Tower. Go ahead. Very good. Bangalore Tower, Victor Tango Hotel Echo Mike on 112.9er. How do you read? Victor Tango Hotel Echo Mike, Bangalore Tower, radio 5. ठीक है. Good one. So इससे आपने क्या देखा कि suppose you had tried to call any ATC once and unable to get response. ठीक है? फिर से करो कॉल. ठीक है? By using I say again. Or take a moment of 5 minutes. Raise the station first. Like अगर आप readability का कॉल देते हो, that is altogether a lengthy call of 5 and 6 paragraphs. तो आपने एक बार लेंदी कॉल दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो दूसरी बार में फिर से इतना लंबा कॉल देने की क्या जरूरत है? फिर क्या करो? सिर्फ स्टेशन रीच करके देखो कि कोई रिस्पॉन्स आ रहा है क्या. ठीक है? देखो कैसे सिंक होता है कॉल. आप एक लंबा कॉल का आंसर किया, एटीसी से रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो फिर से उतना सारा बोल के क्या फायदा.
छोटा सा स्टेशन रीच करके छोड़ो, देखो कोई रिस्पॉन्स आ रहा है देन गो विद द फुल कॉल अगेन, नहीं आ रहा है देन ट्राई समथिंग डिफरेंट। हो सकता है आपका ट्यूनिंग गलत फ्रीक्वेंसी पे हो गया हो, एडीसी के पास कम्युनिकेशन नहीं पहुंच रहा हो, बीच में कोई इंटरप्शन हो, एंटीना खराब हो, या एनी ग्लिच में भी आइदर ऑन रिसीवर एंड ऑन ट्रांसमीटर एंड, तो उसके लिए रेज द स्टेशन उसका यूज आता है। एकदम 2 पॉइंट, बेंगलोर टावर, विक्टर टैंगो, होटल इको माइक, इतना काफी है, वो समझ जाएगा कि होटल इको माइक इज ट्राइंग टू कॉल अस। डन। तो ये है यूज रेजिंग ऑफ स्टेशन का, कि लेंदी कॉल से बचने के लिए क्विक कॉल, छोटा सा, लग रहा है कि नहीं। डन। नाउ अभी Okay, sir. ओके, गॉट इट गॉट इट। नाउ अभी जब अमोल ने कॉल कंप्लीट किया था, देयर आई हैड आस्क्ड हिम टू कंप्लीट द कॉल विद हिज कॉल साइन। मींस सपोज आप जब एक एप्लीकेशन लिखते हो किसी सीनियर को, या कई बार स्कूल्स में भी प्रिंसिपल्स को लिखते हैं, राइट, दैट टाइम आप जब पूरा लेटर लिख देते हो तो लास्ट में एक साइन करते हो ना, ठीक है। यहाँ पे जो कॉल साइन होता है फील्ड में, उसको जनरली बोला जाता है कि द साइन दैट समबडी कॉल यू, ठीक है, आपको किस नाम से बुलाया जाए, द नेम इज ऑल टुगेदर नोन एज कॉल साइन। डन। एंड जब भी आप अपना कॉल कंप्लीट करते हो, यहां पे उस कॉल का मतलब है ट्रांसमिशन, ठीक है। वेन एवर यू आर कंप्लीटिंग योर ट्रांसमिशन, दैट टाइम अपने कॉल का एंड, ठीक है, अपने कॉल का जो एंड है वहां पे यूज करो अपना कॉल साइन। इससे ये पता चलेगा कि ये वाला जो ट्रांसमिशन दिया ना, इसको दिस स्टेशन, जो भी आप बोलो, सपोज आपने बोला विक्टर टैंगो होटल एको माइक, तो आपके ट्रांसमिशन से ये पता चलेगा कि अभी जो कॉल आया था ये आया था होटल एको माइक से। उसमें कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा कि किसने कॉल किया, कहाँ कॉल किया। तो जब भी आप अपना कॉल कंप्लीट करते हो, ट्रांसमिशन कंप्लीट करते हो, तो एंड में ठीक है, आपको यूज करना है अपना कॉल साइन। ऑल टुगेदर जब हम लोग फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसका बेहतरीन यूज पता चलेगा, हर मोमेंट पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऑल टुगेदर इसको यूज करना है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। बट अभी के लिए ये ध्यान में रखना है कि एंड में अपना कॉल साइन यूज करना है। कब? जब आप अपने किसी ट्रांसमिशन में पहले, अगर आपने एक कॉल दिया, उसमें किसी भी पोजीशन पे अपना कॉल साइन यूज नहीं किया है, तो लास्ट में अपना कॉल साइन यूज करो। यानी आपके कॉल में एक बार आपका कॉल साइन, आपके ट्रांसमिशन में एक बार आपका कॉल साइन इंक्लूड होना चाहिए, तभी तो वो पता कर पाएगा कि ये कॉल दिया किसने, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ कॉल साइन। सो व्हेनेवर यू आर कंप्लीटिंग योर ट्रांसमिशन, give a ending with your call sign. This indicates that this station is calling you. पहला। दूसरा benefit, this indicates that your transmission is completed. Now you are giving opportunity to कि आप जाओ, आप बताओ, मेरे पास इतना ही बोलने के लिए था, now this is for you. मिलिट्री में जब इसीलिए कम्युनिकेशन करते हैं, that time they used to say over and out. थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जैसे बोलेंगे टीम चार्ली एडवांस टू 27 नॉटिकल माइल फ्रॉम पॉइंट अल्फा, ऐसा करके उन्होंने बता दिया कि हम लोग 2 नॉटिकल माइल एडवांस कर चुके हैं, यानी आगे जा चुके हैं। ओवर एंड आउट, ठीक है, मेरे पास इतना ही है बोलने के लिए, मेरे साइड से कॉल खत्म। फिर जब दूसरा स्टेशन उसको रिप्लाई करेगा तो लास्ट में बोलता है ओवर एंड आउट, मीन्स हमारा कॉल खत्म। सिविल एविएशन में लास्ट में आप अपना कॉल साइन बोलते हो, ये बोलता है कि हमारा कॉल कंप्लीट, अब आपकी बारी, ठीक है। तो ये है इनके बेनिफिट्स। यूज कैसे करना है जब हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से पता चलेगा। नाउ दैट डे वी हैड आल्सो सीन इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर, कैसे किसी एयरपोर्ट का नाम रखा जाता है, ठीक है, एंड हाउ द 4 लेटर इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू नेम एनी एयरपोर्ट। इस पे हमने उस दिन प्रैक्टिस देखी थी, और हमने कुछ कुछ एयरपोर्ट्स के नाम ऑल टुगेदर एग्जाम्पल्स के रूप में देखे थे। नाउ उस दिन मैंने आपको ये भी बोला था कि आज तक मैंने एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसको एयरपोर्ट के कॉल साइन को समझने में परेशानी होती हो, ठीक है।
हाँ, आई कैन एग्री कि आपको कॉल साइन बनाना टफ पड़ सकता है। आप जब बनाओगे ना कॉल साइन, सपोज आपसे जोधपुर का पूछ लिया, तो हो सकता है आप इसका कॉल साइन लिख नहीं पाओ। लेकिन अगर मैं लिख दूं VAJO, ठीक है, करेक्शन, VIJO, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एक इकाउ लोकेशन डिजिग्नेटर VIJO, तो आप इसका स्टेशन का नाम जोधपुर निकाल ही लोगे, कोई दूसरा स्टेशन आएगा ही नहीं। आपको चार्ट बता दिया जाता है कि दिस इज द चार्ट नंबर 1 इन द एग्जामिनेशन, फिर आपको लिख दिया VIJO। अब बताओ, अगर आपको चार्ट नंबर 1 में VIJO के नाम से एक एयरपोर्ट ढूंढना पड़े, तो कौन सा ढूंढ पाओगे? जोधपुर के अलावा कोई ऑप्शन है? कैसे नजर मारते हैं? सबसे पहले लिखा है V, मींस इंडिया का एयरपोर्ट है। अप्सरा कौन सा हो गया? इंडियन FSRA, ठीक है, यानी इंडिया का एयरपोर्ट है। दूसरा लिख दिया I मतलब नदर्न FIR, दिल्ली FIR, ठीक है। IFR कौन सा है? दिल्ली। तो यहां से देखेंगे चार्ट में जो ग्रीन कलर का लाइन होता है, दैट डिवाइड्स एन FIR, ठीक है, ये इंडिकेट करता है FIR रीजन्स को। तो अब दिल्ली FIR की मामला आ गया, यानी नीचे वाला मैप खत्म। आधा मैप में देखना है कि JO कौन से स्टेशन का नाम हो सकता है। ट्राई सर्चिंग फॉर दिस, कौन सा हो सकता है एनीवन? Be interactive guys, that will be beautiful session, don't worry। आपके बोलने की प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्कुल। VIJO, पहले इसका बताइए कौन सा एयरपोर्ट होगा? जोधपुर। जोधपुर। एंड इफ आई राइट VIJP? जयपुर। जयपुर, वेरी गुड। और अगर मैं लिखता हूं VI गोल्फ अल्फा GA, मैं ऑल टुगेदर लिखने का भी ट्राई करता हूं, VIGA, ये कौन सा होगा? ट्राई सर्चिंग। GA। ग्वालियर। ग्वालियर, वेरी गुड। एंड देन इफ आई राइट VILK? PILK लखनऊ। लखनऊ। वेरी गुड। VIKA? Try searching for it. के देखो आधा ही मैप है, थोड़ा और जूम करो। कानपुर। कानपुर, वेरी गुड। ठीक है, लखनऊ के पास इधर कानपुर। अब देखो, हम्म। जो VOR स्टेशन रहते हैं उसका तो 3 डिजिट कोड होता है, बट जहां पे VOR स्टेशन नहीं है, लेकिन वो एक छोटा सा एयर स्ट्रिप है, वो छोटा सा एयरपोर्ट है, तो वहां पे 2 लेटर कोड ही रहेगा। जैसे कानपुर का है KA, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, कानपुर का VIK है। ठीक है, जहां पे 3 लेटर कोड है वहां पे आपका टेक्निक है फर्स्ट एंड थर्ड यूज करना, लेकिन जहां पे 2 ही है, बहुत सिंपल, VIKA, कानपुर। नाउ apart from this, please help me to write the, now I'll give a question for writing the names, ठीक है। try writing the name for Indore। इंदौर एयरपोर्ट का कोड। स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है, विजिबल है चार्ट। नो नीड टू फ्लिप द पेजेज। इंदौर VIID। हाँ, आराम से थोड़ा। V, दैट आई अंडरस्टूड, इंडिया। उसके बाद विक्टर इंडिया, इंडिया डेल्टा। इंडिया डेल्टा तो ठीक है, बीच में जो इंडिया है ना, वो इंडिया नहीं होगा, वो क्या होगा? अल्फा। क्यों? देखो, इंदौर कहाँ पड़ता है? मुंबई FIR में। हाँ या सॉरी। डन डन, ठीक, नॉट अ प्रॉब्लम, होता है।
ऐसे ऐसे ही ये दिस इज जस्ट अ स्लिप, नथिंग मोर देन दैट, सब कवर हो जाएगा धीरे धीरे। नाउ हेल्प मी टू राइट फॉर अहमदाबाद। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है। हेल्प मी टू राइट फॉर अहमदाबाद। EH. P Victor Alpha Alpha Hotel. ठीक है, वाई होटल, क्योंकि रियल में AH ही है। बट अगर चार्ट के हिसाब से अगर आपको लिखना बोले, सपोज आपको नहीं पता है कि अहमदाबाद का AH है, देन यू कैन राइट AE, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ। आपको पता है, दैट इज ऑल टुगेदर अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो अहमदाबाद का गाइस, अगर हम लोग रूल्स के हिसाब से चले जो हमको इकाओ ने बताया, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, तो रूल्स के हिसाब से इसको हम लिख सकते थे वी अल्फा विक्टर अल्फा अल्फा एको। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आप अगर याद करोगे, दैट विल बी ऑल टुगेदर वेरी गुड। सो दैट इज विक्टर अल्फा अल्फा होटल। अहमदाबाद का इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर है विक्टर अल्फा अल्फा होटल। डन। ओके, हेल्प मी टू राइट फॉर भोपाल। ट्राई फॉर भोपाल। यस एनीवन ट्राई सेइंग फॉर भोपाल। भोपाल का क्या होगा कोड? Bhopal. Victor Tango Bravo Lima. से अगेन। Victor Alpha Bravo Lima. हाँ, विक्टर अल्फा ब्रेवो पापा है इसका एक्चुअल में, Okay. एज पर द लॉ दैट इज लिमा ओनली, बट पापा है। ठीक है, भोपाल का पापा। डन। खजुराहो, ट्राई फॉर खजुराहो। Victor Alpha Kilo Juliet. किलो जूलियट, वेरी गुड। खजुराहो का किलो जूलियट ही। डन। सो ऑल टुगेदर यू कैन अंडरस्टैंड कि टू राइट एनी नेम, फर्स्ट लेटर विल बी, इफ दैट इज एन इंडियन एयरपोर्ट, देन फर्स्ट लेटर विल बी विक्टर। दूसरा होगा उसका FIR कोड, आइदर आई, आइदर अल्फा, आइदर ऑस्कर। और चौथा FIR कौन सा है? IAO एंड Eco. इको, वेरी गुड। एंड देन उसके बाद क्या होगा, अगर वो VOR स्टेशन है, देन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ VOR कोड और सिटी कोड। तो नाग अगर दिल्ली है तो VIDP दिल्ली का है। तो कुछ कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको याद हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नाउ daily whenever you are joining your class, today we have seen readability check all together as a practice। इससे पहले भी हमने सीखा था readability चेक करना। तो डेली जब भी आप क्लास ज्वाइन करोगे, द फर्स्ट थिंग आई विल सजेस्ट यू टू डू, दैट इज डू द readability check। ठीक है, डू द readability check first, so that you can have practice of many thing। and वो जो मेनी थिंग्स है ना, उसमें मैं आपको काफी कुछ रीडेबिलिटी चेक करते करते ही आप बहुत कुछ सीख जाओगे। उसी ड्यूरेशन में बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो कि सीखने बाकी होते हैं, तो रीडेबिलिटी चेक करते करते ही उसी में ऑल टुगेदर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। नाउ हमने इकाओ लोकेशन डिजिग्नेटर देखा। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड that will be aeronautical phonetics। I think that should cover first। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। Now
समथिंग इज नोन एज एरोनॉटिकल फोनेटिक्स। कुछ लोग कंफ्यूजन में इसको कई बार मोर्स कोड बोल देते हैं कि दिस इज मोर्स कोड। नो, ये मोर्स कोड नहीं है। दिस इज एरोनॉटिकल फोनेटिक्स मीन्स आपके टेलीफोनी का लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हो तो आपकी टेलीफोनिक का लैंग्वेज, फोन का लैंग्वेज क्या रहेगा, ठीक है। उसके लिए जो हमारे इंग्लिश लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के जो 26 लेटर्स हैं, उन्हीं को ऑल टुगेदर एक डिफरेंट आइडेंटिटी दी जाती है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। सपोज मैंने बोला डी, ठीक है, और आपने किसी भी कम्युनिकेशन लॉस की वजह से, कम्युनिकेशन लॉस मींस एनी काइंड ऑफ नॉइज इंड्यूस्ड, आपके रिसीवर एंड पे कोई प्रॉब्लम है, तो सपोज आपने उसको सुन लिया पी या आपने उसको सुना बी, या फिर आप कंफ्यूज हो गए विद लेटर जी, सोचो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। सपोज देयर आर 3 टैक्सी वेज, ठीक है, 3 डिफरेंट डिफरेंट टैक्सी वेज आर देयर ऑन एन एयरपोर्ट। उसने आपको बोला टैक्सी वाया टैक्सी बे बी, ठीक है, उसने बोला बी, वो बोल रहा था इस वाले बी को। आपने कहीं गलती से सुन लिया जी या फिर आपने सुन लिया पी, तो आप अपना एयरक्राफ्ट यहाँ पे लेके पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहले से भी कोई हो सकता है, तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगा। टू अवॉइड एनी सच कंफ्यूजन दे हैड केम विद ए सॉल्यूशन। कई बार बोलने के जो एक्सेंट होते हैं ना, वर्ड्स के एक्सेंट, उसमें कंफ्यूजन होता है। और ये चीज ऑल टुगेदर ज्योग्राफी पे वेरी करता ही करता है। आप अगर इंडिया के हो तो आपके इंग्लिश का डिफरेंट एक्सेंट है, कोई अगर यूरोप का है उसके इंग्लिश का डिफरेंट एक्सेंट है, अफ्रीकन इंग्लिश आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, अरेबिक इवन दुबई वाले, उनका इंग्लिश इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो वी नीड टू फॉलो द फोनेटिक्स वेयर, ये आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, एंड आपको ये सब एक बार में याद हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं फटाफट ए से लेके जेड तक रीड आउट करूंगा। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो। आई डोंट थिंक कि कंफ्यूजन आएगा, बिकॉज यू ऑल थ्री आर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट इन एविएशन, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो कुछ ध्यान रखने वाली बात है उसको मैं हाईलाइटेड करूंगा अलग से। ए फॉर अल्फा, हेयर नॉट एप्पल, ठीक है, A for alpha. अच्छा, I'll suggest Amol to speak all these things if you are comfortable. ठीक है? Copy it. हाँ, please go ahead. One by one. Alpha, B for Bravo, C for Charlie, D for Delta, E for Echo, F for Foxtrot, G for Golf, H for Hotel, I for India, K for Kilo, K J for for kilo, उससे पहले J छूट गया, जूलियट। J for Juliet, हाँ L for Lima, हाँ, M for Mike, N for November, O for Oscar, P for Papa, Q for Quebec, R for Romeo, S for Sierra, T for Tango, U for Uniform, V for Whiskey, no, U for आराम से आराम से। Victor, V से V विक्टर, for ठीक है। हम्म, W से Whiskey, हम्म, X for X-ray, Y for Yankee, Z for Zulu. ओके, वेरी गुड। नाउ आपने जो भी बोला प्रोनाउंसिएशन वाइज ऑल टुगेदर यू हैड स्कोर्ड 24 आउट ऑफ 26, ठीक है। दो जो ध्यान रखने वाले पॉइंट है उसको मैंने मार्क करके रखा है। कैसे? ये जो ई है ना, ई, इसको ई को नहीं बोलते हैं, ई नहीं बोलेंगे, एको। ट्राई टू से इट लाइक एको, ठीक है, एको, नो ई।
ए एको, ठीक है, एको। एंड क्यू जो है क्यूबेक नहीं, कीबेक, ठीक है, कीबेक। रेस्ट Okay. ऑल आर गुड। नाउ आई विल गिव यू सम हिंट कि इसके जो पढ़ने का तरीका बनाया गया है, दैट इज सच दैट एक्सट्रैक्टेड वर्जन हाउ इट इज गोइंग टू बी रीड इज रिटन हियर। कैसे पढ़ा जाएगा यहां पे लिखा हुआ है। जो पोर्शन अंडरलाइंड है उसको प्रोनाउंशिएट करते टाइम टंग को थोड़ा प्रेस करना है, और जो फ्री लेटर कोड है विदाउट अंडरलाइन उसको फ्री फ्लो होने देना है। हाउ? देखो, जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसा होता है, दैट विल बी अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट, गोल्फ। लेकिन अपना इंडियन एक्सेंट इतना भी खराब नहीं है कि हम अल्फा बोले तो कोई उसको कुछ और समझ ले। तो ऑल टुगेदर अपना इंडियन कन्वर्सेशन एक्सेप्टेबल, अदर देन टू लेटर कोड। कौन कौन से? टू नहीं, समटाइम्स थ्री। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूं। जैसे ई, इसको ई को नहीं पढ़ना है। हम लोग पढ़ते हैं ना, जो साउंड में इको होता है, मीन्स कंटिन्यूअस आवाज रिवर्ट होती है, दैट इज नोन एज इको, नहीं एको। क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? एको। ये जो है गोल्फ, इसको बोलने की कोशिश करो थोड़ा गोल्फ, ठीक है, गोल्फ। जो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है वो है गोल्फ, लेकिन आप गोल्फ ही बोलोगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। देन क्यू वाला पोर्शन, क्योंकि हम लोग क्यू बोलते हैं ना, तो क्यूबिक निकलता है, सबसे पहले क्यूबिक निकलेगा आपके। और ऑल टुगेदर इसकी राइटिंग भी ऐसी है कि आपको लगेगा क्यूबिक है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, कीबेक, की। डन। एंड देन apart from Quebec, golf, echo, we need to pay a little attention over Yankee. is you know why? Yankee, Yankee बोलते टाइम थोड़ा सा जी इंड्यूस करना है, Yankee एंड एक्सरे। हम लोग अभी एक मूवी देखते हैं एक्समैन, तो हम लोग बोलते हैं उसको एक्स, एक्स नहीं, उसको एक्स बोला जाता है, ठीक है, एक्स। तो एक्सरे, एक्सरे नहीं, ठीक है, एक्सरे। बट फिर भी ये सब लेटर कोड छिप जाता है, कोई डिफरेंस ऑल टुगेदर आपके प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता है, रादर देन टू वर्ड्स। कौन कौन सा? कीबेक एंड एको। इस पे ध्यान रखना है, बाकी सारा काम चल जाएगा। देन विल कम टू द रीडिंग ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अगेन आई विल से कि अपना इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इतना भी बुरा नहीं है कि हमको शुरू से पूरा सीखना पड़े, नहीं। 0 से 9 तक के क्या कहते हैं ट्रांसमिशन में, वी आर सेइंग इट 0, वेरी गुड। वी आर सेइंग इट 1, वी आर सेइंग इट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम लोग जैसा इसको रेगुलर बोलते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर एक्सेप्टेबल। हर चीज, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। तो फिर ये पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? ग्लोब के सारे लोगों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा नहीं होता है। हम लोग जब इंग्लिश में राइटिंग लिखते हैं वन, तो अपना नॉर्मल क्या कहते हैं उसका स्पेलिंग रहता है ONE, वन। हम लोग अगर इंग्लिश में भी लिखते हैं तो वन को ONE लिखते हैं। अगर यही वन पहुंच जाएगा किसी अफ्रीकन कंट्री के पर्सन के पास, उसको वो पढ़ देगा ओन, ठीक है, उसको वो ओन पढ़ देगा। तो उन लोगों के लिए एक हेल्पिंग हैंड लाया गया कि WUN। इसको इंडिया में लोग पढ़ देंगे उन, लेकिन अफ्रीका वाला पढ़ेगा वन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अलग अलग कंट्री में 0 to 9 पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से 0 से लेके 8 तक का प्रोनाउंसिएशन जैसा हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेबल। सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है 9 के पास, 9 को 9 नहीं बोलना है, और ये मिस्टेक बहुत होता है, क्योंकि ये इतना छोटा सा चीज है कि आपको याद ही नहीं रह पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं रह पाएगा। वहां पे कॉशन लेना है, थोड़ा सा ध्यान देके 9 को बोलना है, नाइनर। और ये कब होगा पता है?
मन में सोचोगे ना, नहीं होगा। आपके जब तक मुंह से 2-4 बार वो प्रोनाउंसिएशन निकलेगा नहीं, आपके ट्रांसमिशन में वो चीज इंड्यूस नहीं होगा। तो बोलने की कोशिश करनी है, नाइनर नाइनर। 5-7 बार अगर आप इसको बोल लोगे ना, ये आपके प्रोनाउंसिएशन में फिट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप मन में सोच के रखोगे कि नाइन को नाइनर बोलना है, नाइन को नाइनर बोलना है, नहीं बोल पाओगे, वो आपके मुंह से निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है। और अगर और ज्यादा कॉशन रखना है आपको, तो 5, हम लोग अगर इंडिया में 5 लिखते हैं, देन स्पेलिंग इज सच, FIVE, 5। अगर और ज्यादा कॉशियसली बोलना है तो 5 को आप 5 बोलो, FIFE, 5। एंड 3 को 3। अपना प्रोनाउंसिएशन क्या है, THREE। लेकिन अगर उसको रियल एक्सेंट में फॉलो किया जाए तो वो कहलाएगा ट्री, TRE, ट्री नहीं, ट्री। बट फिर भी ये सारी चीजें इंडियन एक्सेंट के हिसाब से फिट है, इसमें हमको कहीं भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 5 भी बोलोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, 3 भी बोलोगे कोई कंफ्यूजन नहीं, एक्सेप्ट नाइनर। कहीं पर हमें डेसिमल दिख रहा है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट हुआ अपना रीडिंग टेक्निक्स। हमने अल्फाबेट्स पढ़े, हमने डिजिट्स पढ़े, अब इन दोनों को मिक्स करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके पढ़ा जाए। जब हम नंबर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, अभी तक हमने डिजिट्स पढ़ा, सिंपल मैथमेटिक्स। नाउ व्हेन वी कम टू नंबर्स, नंबर्स का प्रोनाउंसिएशन प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब मना है। अगर आपको लिखा हुआ दिख गया 2-3, तो इसको 23 नहीं पढ़ना है, नेवर। अगर आपको लिखा हुआ दिख गया 3-4, तो 34 नहीं पढ़ना है। फिर आप बोलोगे क्या करना है, अलग अलग पढ़ना है। कि किसी भी नंबर को नंबर के फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है, हर एक डिजिट का सेपरेट सेपरेट रीड आउट करना है। अगर आपको दिख गया 3-4, तो इसको पढ़ना है 3-4, दिस इज 2-3। ठीक है, नॉट 23। इफ समथिंग इज रिटन एज 89, ये 89 नहीं है, ये क्या है, 8-9। ठीक है, आपको दिख गया 5-9, 8-9, तो ये 5989 नहीं है, ये क्या होगा, 5-9-8-9। क्लियर? Clear. यानी नंबर का ट्रांसमिशन नहीं करना है। देन वी कम्स टू डेसिमल। अगर आपको कुछ पॉइंट के फॉर्म में दिखता है, लाइक 123.8, 187.6, तो इसको पॉइंट नहीं बोलना है। याद करो जब हमने बचपन में डेसिमल सिस्टम पढ़ा था, तो हम उस टाइम तक डेसिमल ही पढ़ते थे, लेकिन ये फिर धीरे धीरे अपना ऐसा प्रैक्टिस हो गया कि हम लोग इसको पॉइंट पढ़ना शुरू कर दिए। इट इज अ डेसिमल इन एक्चुअल। तो इसको हमेशा डेसिमल पढ़ना है, पॉइंट नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ना है एज 123.8, 187.6। जब कभी नंबर पढ़ने की जरूरत पड़े, जब एक लार्ज क्वांटिटी हमारे सामने लिखी जा रही हो, तो नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट के नंबर तो बोल नहीं सकते हैं, इवन 3 डिजिट का भी नंबर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कहीं पे 100 की गुंजाइश बनती है, अगर कहीं पे 1000 की गुंजाइश बनती है, तो 100 और 1000 पढ़ा जा सकता है। कैसे पढ़ा जा सकता है, इमीडिएट हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, 100 और 1000 का यूज करते हैं, 10,000 का यूज नहीं करेंगे, लाख का यूज नहीं करेंगे, करोड़ यूज नहीं किया जाएगा, मिलियन बिलियंस का यूज नहीं होगा। तो क्या यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ 100, सिर्फ और सिर्फ 1000। ठीक है, इससे ज्यादा नंबर की काउंटिंग आरटी में नहीं होती है। देन अगर इससे ज्यादा नंबर लिखा गया है तो सारे डिजिट को अलग अलग पढ़ दो, सेफ। अगर हमको या फ्लाइट लेवल 180, नाउ हु इज गोइंग टू से फ्लाइट लेवल 180 का मतलब क्या होगा, कितना 1000 फीट, 18,000. 18,000 फीट। कैसे करते हैं,
फ्लाइट लेवल के बाद 3 डिजिट्स में जो कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाइट लेवल 180, तो 180 को इंटू 100 कर दो, जो रिजल्ट आएगा उतना 1000 फीट आपका अल्टीट्यूड इंडिकेट करेगा। तो फ्लाइट लेवल 180 का मतलब 18,000 फीट, ठीक है। फ्लाइट लेवल 150 का मतलब 15,000 फीट। लेकिन अभी हमने तुरंत क्या बोला कि ना तो 15 बोलना है ना ही 18 बोलना है, तो क्या बोलना है? अगर हमको लिखा हुआ मिल गया FL 180, तो इसको फ्लाइट लेवल 180 नहीं बोलना है, और ना ही बोलना है फ्लाइट लेवल 180, नहीं, क्या बोलना है? फ्लाइट लेवल 180। अगर आपको मिल गया FL 240, तो फ्लाइट लेवल 240, ठीक है। अगर आपके विंड्स का डायरेक्शन या किसी भी टाइप का डायरेक्शन हेडिंग डिग्रीज में इंडिकेटेड रहता है, ठीक है, डिग्रीज, तो इसको भी पढ़ना है 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं। विंड्स का डायरेक्शन सपोज दिया हुआ है एंड विंड्स का स्पीड दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, तो कैसे पढ़ेंगे? विंड्स 200 डिग्री 25 नॉट्स, ऐसा नहीं कि 200 डिग्री एंड 25 नॉट्स, नो, क्या पढ़ना है? 200 डिग्रीज एंड 25 नॉट्स। फिर विंड्स के रिलेटेड ही एक और अगर एग्जांपल है, जहां पे विंड्स का डायरेक्शन दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, प्लस गस्टिंग, गस्टेड विंड्स कितने स्पीड से है वो भी स्पेसिफाई किया हुआ है। दैट टाइम वी कैन रीड इट लाइक विंड्स 160 डिग्रीज, ठीक है। विंड्स अगर लिखा हुआ है 160, यानी पहले उसका डायरेक्शन दिया हुआ रहता है विंड्स का। विंड्स 160 डिग्रीज 18 नॉट्स, गस्टिंग 30 नॉट्स। अगर स्क्वाक कोड दे दिया है 2400, तो इसको कभी भी 2400 नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्क्वाक कोड 2400 या फिर स्क्वाक 2400। अब आते हैं मेन चीज पे जो कि बहुत ज्यादा है, अल्टीमीटर सेटिंग एंड अल्टीट्यूड। जब भी हम रीड आउट करेंगे, क्या क्या टेक्निक है हमारे पास वी हैव अवेलेबल। हमेशा एक प्राइम चीज को ध्यान में रखना है, किसी भी नंबर को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोनाउंशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको नंबर या एक लेंदी नंबर सिस्टम समझना ही नहीं है। हर एक डिजिट को इंडिविजुअली पढ़ दो, हमेशा सेफ रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा पढ़ने की टेक्निक अवेलेबल है, इफ यू वांट कि आपको वो टेक्निक का यूज करना है, देन हेयर आर द रीडिंग टेक्निक्स। हाउ? क्यूएनएच सेटिंग करनी है, ठीक है। अल्टीमीटर में क्यूएनएच सेट करते हैं, आस्किंग द फील्ड प्रेशर फ्रॉम एटीसी। तो अगर क्यूएनएच है 1010, तो उसको रीड आउट करेंगे क्यूएनएच 1010। क्यूएनएच हमेशा 4 डिजिट के फॉर्म में 1010। सपोज आप एक हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हो और आप 800 फीट पे फ्लाई कर रहे हो, 800 फीट पे, तो आप बोल सकते हो अल्टीट्यूड 800 फीट। क्यों? 100 बोलना अलाउड है और 8 भी तो ए बोलना अलाउड है, तो अल्टीट्यूड 800 फीट। फिर आया बात, यू आर एट 3400 फीट, तो क्या इसको 3400 बोल सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि 34 बोलना अलाउ नहीं है। क्या बोल सकते हो? 3400, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप बोल सकते हो 3400 फीट, या फिर 1000 बोलना परमिसेबल है एंड 100 बोलना परमिसेबल है, तो आप इसको बोल सकते हो 3400 फीट। लेकिन 34 नहीं बोल सकते क्योंकि नंबर बोलना मना है। 3400 फीट, 3 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, एंड 1000 एंड 100 भी बोल सकते हैं। So this altitude can be read as 3400 feet or 3400 feet. Now, this one is the altitude 12,000 feet. तो 12 नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? 12,000, 12,000।
सिमिलरली 18,900, 18,900, क्या बोल सकते हैं? 18,900, या फिर सबसे सेफ अल्टीट्यूड 18,900, 18,900। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, सारे डिजिट को अलग अलग पढ़ दो, हमेशा सेफ। लेकिन अगर आप थाउजेंड एंड हंड्रेड्स के टेक्निक का यूज करना चाहते हो, प्लीज यूज करो, लेकिन कॉशन के साथ। कहीं 100 और 1000 बोलने के चक्कर में नंबर ना प्रोनाउंशिएट कर दो, क्योंकि नंबर सिस्टम का एग्जिस्टेंस नहीं है आरटी। क्लियर? अल्टीट्यूड रीडिंग समझ में आया? कैन आई गो फॉर सम एग्जांपल्स with your help? Give me a reading of this altitude. Yes, please go ahead. 7800, ये भी बोल सकते हैं। Yes. 1 Try 17,000, ये भी बोल 17,000 सकते। Very good. 17,800. Very good. Now give me a readback of this. Try 1,900. 12,900. नाइनर पे ध्यान देना है। वेरी गुड। या हाँ, ये लिखा हुआ है 900 फीट, 900 फीट। वेरी गुड, ये लिख दिया है 19,000. Very good. 19,000. So we had came to know कि how to read the altimeter's readings. Okay. Now very good. अगर विजिबिलिटी है, ठीक है, विजिबिलिटी हमेशा डिफाइन होता है इन द टर्म्स ऑफ मीटर्स। ठीक है, विजिबिलिटी मीटर्स में डिफाइन होता है। भले कहीं कहीं आप डेटा पढ़ रहे होगे कि मिनिमम विजिबिलिटी 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, लेकिन जब उसको एटीसी बोलता है ना, तो किलोमीटर में नहीं बोलता, हमेशा बोलेगा 5,000 मीटर्स, विजिबिलिटी 1,500 मीटर्स। हाँ, धीरे धीरे टॉक स्केड्यूल हो जाते हैं कि लोग बोलने शुरू कर देते हैं 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर विजिबिलिटी, लेकिन उसका है दैट इज इन मीटर्स ऑलवेज। सपोज विजिबिलिटी इज 1,000 मीटर्स, तो उसके रीडिंग में आप बोल सकते हो 1,000। रनवे विजुअल रेंज RVR, तो RVR का शॉर्ट फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल है, हर किसी को पता है कि RVR मतलब रनवे विजुअल रेंज। तो आप बोल सकते हो RVR 600, RVR 1,700। ठीक है, 1700 लिखा हुआ है ना, 1,700। So this was the reading of some of the number systems जहां पे 1,000, 100 लार्जर नंबर यूज होते हैं। तो कैसे 1,000 एंड 100 का यूज कर सकते हैं, लाख और करोड़ का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रामर, मैथमेटिकल ग्रामर में 100 और 1,000 ही बताया गया है, लैक्स एंड करोड़ है ही नहीं। अगर इससे ज्यादा बड़ा नंबर मिल गया, सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो क्या पढ़ेंगे? सबको अलग अलग पढ़ देना है, टेंशन ही नहीं लेना है कि 1,000 है कि लाख 100 है। 7669882 यानी 9 टैंगो, सिंपल। हेक्साडेसिमल कोड बोल दिया, एटीसी पढ़ के सुनाओ। तो हर चीज को अलग अलग पढ़ देना है, ऑल टुगेदर ऑलवेज सेफ। नाउ व्हेन इट कम्स टू रीड द डेसिमल्स, तो हमने पढ़ा था कि पॉइंट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डेसिमल। तो एक फ्रीक्वेंसी है 118.000। हमने डेसिमल सिस्टम में पढ़ा था
कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आर इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ एस्टिमेशंस। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसके बाद लोग इग्नोर कर देते हैं कि जाओ कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक को कंसीडर किया जाता है हमेशा जनरल मैथमेटिक्स में। एडवांस मैथमेटिक्स में तो पता नहीं 16-17 डिजिट तक करते होंगे, वहां पे एक एक डेसिमल का वैल्यू है, क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी तक काउंट करते हैं ना। सो दे विल काउंट टिल नाइनर ऑफ द लेंथ, बट जनरल मैथमेटिक्स में अप टू थाउजेंड्स छोड़ दिया जाता है, बहुत डाउन हो गया। तो अगर लिखा हुआ है 118.000, तो लास्ट के 2 जीरो का कोई वैल्यू है? कुछ नहीं, यहां इस टर्म में कोई वैल्यू नहीं। तो वी कैन सिंपली से 118.0, लास्ट के 2 डिजिट जीरो अगर है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूलेस है 118.0। लेकिन अगर वही 2 जीरो पहले है, लास्ट में कोई न्यूमेरिक सिस्टम आ गया, तो वहां पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पढ़ना पड़ेगा 119.005। सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 118.100, तो आप चाहो तो इसको फुल पढ़ लो 118.100, या फिर लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर दो, वैल्यूलेस है 118.1। फिर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 119.010, तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा फुल 119.010। हम लोग जो VHF कम्युनिकेशन भी ट्यून करते हैं एयरक्राफ्ट में, दैट इज काउंटेड टिल 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। 1 2 3.5 हम लोग बोलते हैं ना। अगर कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बोलते हैं 1 2 3.5। कभी इसको ट्यून करने की कोशिश करना, 500 तक काउंट होगा, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट वैल्यू लेस हैं, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। Am I clear so far? डेसिमल सिस्टम पढ़ना ठीक है, समझ में आ गया? Clear, sir. Now we'll go to read the time. As I said, it is always safe to read each and every digit separately. अगर अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज गए रात के, यानी 24 आवर फॉर्मेट में टाइम का ट्रांसमिशन होता है हमेशा इन एविएशन। तो टाइम है, अभी बज गए हैं रात के 10 बजे 22। You can say the time is 2200, ठीक है, या फिर द टाइम इज 2201, या फिर और क्या क्या मेथड है टाइम पढ़ने के? हियर इट इज। रेडियो टेलीकम्युनिकेशन में टाइम का सिर्फ मिनट्स वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, आवर्स को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइम हो रहा है 9:20, देन यू कैन ऑल्सो से द टाइम इज 20 मिनट्स, आवर्स बोलने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप सेफ रहना चाहते हो, यू कैन से द टाइम इज 09। आवर्स के टर्म को आप इग्नोर कर सकते हो। अगर टाइम है 1643, यू कैन रीड इट एज द टाइम इज 1643, और यू कैन सिंपली से द टाइम इज 43 मिनट्स। जनरली हम लोग सेकेंड के ट्रांसमिशन को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर सेकेंड एक एब्सोल्यूट हाफ है तो उसको कंसीडर करेंगे। द टाइम इज 43 मिनट्स एंड हाफ, द टाइम इज 1443 एंड हाफ। रनवे नंबर, रनवे पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है। तो सपोज आपको लिखा हुआ मिल गया रनवे 34, हमने क्या पढ़ा था कि 34 पढ़ना अलाउ ही नहीं है, नंबर पढ़ ही नहीं सकते। क्या पढ़ेंगे? रनवे 34, रनवे 12, रनवे 20। और एक क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर है, लगभग पूछ ही देता है हर बार। द क्वेश्चन इज कि गिव द टाइम चेक विदाउट स्टेटिंग नंबर्स। तो उसका आंसर होता है द टाइम ऑन द आवर्स। क्यों होता है? या तो DGC को पता है, सॉरी, या तो WPC को पता होगा, या फिर भगवान को पता है। मैंने आज तक हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला इसका आंसर।
ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस में ऐसा है, इसका आंसर यही है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि प्रोवाइड द टाइम चेक विदाउट स्टेटिंग नंबर्स, विदाउट गिविंग द नंबर्स, तो आंसर विल बी द टाइम ऑन द आवर्स। आप बोलोगे रटना पड़ेगा, कब आप इसको रट जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको इसका आंसर हमेशा याद रहेगा, डोंट वरी, द टाइम ऑन द आवर्स। उसके अलावा ये सब थे रीडिंग टेक्निक्स। अब हो सकता है इतने सारे टर्म पढ़ने के बाद अभी इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि ऊपर हमने जितने भी थाउजेंड्स, डेसिमल, हंड्रेड्स, अल्टीमीटर्स ये सब देखे, ये सब तो अभी हमको याद नहीं हो पा रहा है। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स साइमल्टेनियसली, टाइम टू टाइम। जैसे हम क्लास में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ना तो एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं, ना ही पार्ट 2 में पूछे जाते हैं। और जब हम धीरे धीरे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो ये सारा टॉपिक्स कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ना तो दोबारा इस टॉपिक को पलटने की जरूरत पड़ेगी, ना ही समझने की जरूरत पड़ेगी। ये सब आपके प्रैक्टिस में ऐसे इंड्यूस हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ऐसे इंड्यूस हो जाएगा कि आप भूल जाओगे कि पढ़ना क्या है, करना क्या है, और आपसे सिर्फ और सिर्फ सही आंसर निकलेगा, आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं। ठीक है, सो दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर नाउ। अगर आपको लग रहा हो कि ऊपर इतने सारे तामझाम जो हमने पढ़े याद नहीं हो पाएगा अचानक से, नो प्रॉब्लम, अचानक से याद करना भी नहीं है। ठीक है, नो बडी इज आस्किंग यू टू रिकॉलिंग एट दिस मोमेंट। ये सब आपके प्रैक्टिस में ऐसे आ जाएगा कि आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा कुछ था भी। ठीक है, तो बेसिक चीज अपने दिमाग में क्या रखना है हमेशा, हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ दो, हर एक अल्फाबेट्स को अलग अलग पढ़ दो, ऑल टुगेदर, ऑलवेज, सेफ कंडीशन। माई क्लियर सो फार? डन। अभी के लिए इसको अगर आप नहीं समझ पाए हो, समझ पाए होगे, आई आई नो कि आप लोग समझ पाए होगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहेगा कि हो सकता है कुछ भूल रहा हूं, या फिर अगर अभी अभी अचानक से आपको एक्सरसाइज दे दिया जाए कि इसको पढ़ के बताओ, उसको पढ़ के बताओ, तो हो सकता है कंफ्यूजन आए। लेकिन धीरे धीरे, टाइम टू टाइम ये सब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ रटा रटाया मिल जाएगा। क्लियर? नाउ before going ahead, I think will not consume so much of time today because धीरे धीरे स्टार्ट करनी है एंड क्लास को भी ध्यान में रखना है। आज तीसरे दिन हम लोग चौथे लेक्चर तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड दैट इज फ्लाइट रूल्स। फ्लाइट रूल्स, कैन समबडी से कि कितने टाइप के फ्लाइट रूल होते हैं जो अभी तक आप जानते हो? Be little interactive everyone. Hemant, Hemkant, be little interactive guys. अकेले अमल पे नहीं छोड़ देना है. You should also participate and wait for the mob that is about to come after some days. फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा, कोई किसी का आंसर उड़ा ले जाएगा. यस, कितने टाइप के फ्लाइट रूल होते हैं जो आप जानते हो? IFR, VFR. IFR, VFR, वेरी गुड, सेम. IFR एंड VFR दो ही फ्लाइट रूल होते हैं. फिर आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे 4 लिख के रखा है. नो, दिस इज द प्रोविजन. तो अगर आपसे पूछे कि कितने टाइप के फ्लाइट रूल्स हैं, तो एक आंसर करने से बचो. ठीक है, एक आंसर करने का मतलब लाइक यू टोल्ड कि IFR एंड VFR. अगर आप बोलोगे 2 फ्लाइट रूल होते हैं, IFR एंड VFR, तो कोई शाना बंदा मिल जाएगा, वो बोलेगा नहीं 4 होते हैं, यांकी एंड जूलू भी हैं, तो वो आपको गलत साबित कर देगा कि नहीं 4 होते हैं, तुमने 2 बोला. सपोज आपने बोला कि 4 फ्लाइट रूल होते हैं, फिर भी वो आपको गलत साबित कर देगा, नहीं होते तो 2 ही हैं, उसको मिक्स करके यूज कर लोगे, इसका मतलब थोड़ी जगह फ्लाइट रूल 4 हो जाएंगे. तो आप दोनों साइड से गए कि बोलूं तो बोलूं क्या, दोनों बोल देना है.
ठीक है। पार्ट 1 में आंसर राइटिंग तो है नहीं या एमसीक्यू तो है नहीं कि कोई एक सा चूज करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। अगर पूछा भी जाएगा तो आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, ओरल में। तो दोनों बोलना है, कैसे? स्मार्ट वे में। सर बेसिकली देयर आर टू फ्लाइट रूल्स ओनली, IFR and VFR, but based on the operation it has been further extracted for 4 types of flight rule, IFR and VFR. And initially when we operate under IFR and later change our flight rule to VFR, that is known as flight rule Yankee. And initially when we operate under VFR, later on change to IFR, that is known as flight rule Zulu. IFR VFR में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ेंगे। IFR is instrument flight rule where aircraft is being operated completely relied on instrument reading. इंस्ट्रूमेंट ने बोल दिया 500 फीट मतलब 500 फीट, कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ने बोल दिया हमारा हेडिंग 230 नॉट्स तो 230 डिग्रीज, तो हेडिंग हमारा 230 डिग्रीज। इंस्ट्रूमेंट ने दिखा दिया वी आर क्लाइंबिंग, देन वी आर क्लाइंबिंग, नो क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। आवर डिसीजन मेकिंग्स, our flight operation is completely dependent on instrument readings, instrument data, and instrument indications. In this case, no visibility outside of the aircraft is required. जितने भी नाइट ऑपरेशंस होते हैं सारे IFR, okay? Pilot may operate their aircraft on the basis of readings and instructions comes from aircraft instrument. Aircraft instrument ने जो बता दिया हम फॉलो कर लेंगे। जो एयरक्राफ्ट IFR approved होते हैं, such aircrafts may have a very large number of instruments and sensors. जो एयरक्राफ्ट IFR approved होते हैं इनमें एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंसर फिट किए जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट सेफली फ्लाई कर सके, डिस्टिंग्विशिंग मींस पता करके, एंड एंश्योरिंग मींस ये पुख्ता करके ऑल सिचुएशंस आर नॉर्मल, कि सारे सिचुएशंस नॉर्मल हैं। तो सेफली फ्लाई कब होगा? जब सारे सिचुएशंस नॉर्मल रहेंगे। और अगर कभी एबनॉर्मल सिचुएशन आया तो हमको इंटेलिजेंस देंगे, टेरेन, पुल अप, ये सब क्या है? दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस। तो सब कुछ नॉर्मल है तो फ्लाई करते रहो सेफली, हमेशा डिस्टिंग्विशिंग मींस पता करते रहो कि सब कुछ सेफ है कि नहीं, एंश्योर ओके एवरीथिंग इज गुड, चलते रहो। कुछ भी एबनॉर्मल मिला तुरंत उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करो। तो ऐसे वाले फ्लाइंग कंडीशंस को कहा जाता है IFR। VFR, visual flight rule, when aircraft is being operated by viewing outside of the cockpit, कॉकपिट के बाहर झांक के ही, ठीक है, विंडो से बाहर देख के ही ऑपरेट होगा, ठीक है। पायलट यहाँ पे कौन डिस्टिंग्विश करता था सेफ कंडीशन? इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कौन डिस्टिंग्विश करेगा? पायलट खुद जिम्मेदारी लेगा कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। वहां पे किस पे डिपेंडेंट था? इंस्ट्रूमेंट पे। अब पायलट हमेशा इंश्योर करेगा कि सब कुछ नॉर्मल है और सेफ इन्वायरमेंट है बाहर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट अपना काम करना बंद कर देगा। VFR के टाइम पे भी एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स जितने अवेलेबल हैं, सपोज टोटल 10 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, लेकिन उसमें से 5 ने भी अगर इनपुट दिया तो काफी है। तो VFR के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद नहीं करते हैं, लेकिन पायलट इंस्ट्रूमेंट पे कंप्लीटली रिलाई नहीं करेगा, खुद से भी नजर मारेगा। पता चले दिखा रहा है एयरक्राफ्ट क्लाइंब और पायलट को फील हो रहा है ये तो नीचे जा रहा है, कुछ तो करवा है भाई, ठीक है। सो पायलट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बाहर देख के कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन VFR एंड IFR। VFR में भी इंस्ट्रूमेंट काम करते रहता है, काम करना बंद नहीं करता है, लेकिन हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, हमको खुद देखना है। If you are operating your aircraft above 15,000,
योर एयरक्राफ्ट शैल हैव IFR मैंडेटरी, नहीं तो आप IFR फ्लाई नहीं कर सकते। तो सपोज आपको फ्लाई करना है, विल टेक वन एग्जांपल, एक हमारा हेलीपैड है, ठीक है, और एक हमारा एयरपोर्ट है। विल टेक रियल एग्जांपल वंस। पुणे एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट है, सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है, एयरपोर्ट पे ILS लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल है, IFR का सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। एयरक्राफ्ट IFR इक्विप्ड है, एयरक्राफ्ट IFR फ्लाई कर सकता है। तो जब वो पुणे से टेक ऑफ किया, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल के साथ ऑपरेट करना शुरू किया, ठीक है, एंड उसको लैंड करना है एक हेलीपैड पे, जो कि हेलीपैड है किसी विलेज में, ठीक है, उसको विलेज में लैंड करना है। अब हेलीपैड पे इतना सारा एडवांस इक्विपमेंट तो रहेगा नहीं, वो तो छोटा सा एयरफील्ड बना देगा थोड़ा सा पक्का करके, दैट इज योर हेलीपैड, गो एंड लैंड देयर। वहां पे इतने सारे रेडियो सिस्टम तो इंस्टॉल कर नहीं सकता, तो एयरक्राफ्ट को बीच में ही अपना फ्लाइट रूल चेंज करना पड़ता है। जहां तक आपको मलाई मिली आपने खा लिया, अब बचे सादा पानी, तो सादा पानी भी पीना पड़ेगा। जिस एयरपोर्ट पे IFR की फैसिलिटी अवेलेबल थी, आपने इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल के तहत डिपार्चर लिया, वेरी गुड। बट डेस्टिनेशन के पास ILS सिस्टम नहीं है, आप IFR लैंड नहीं कर सकते, आपको VFR देखना पड़ेगा। तो आप रास्ते में चेंज किए अपना, पहले IFR फ्लाई किया, फिर VFR करना पड़ा आपको। तो ऐसे फ्लाइट वाले रूल को कहा जाता है फ्लाइट रूल यांकी। दूसरा, जस्ट उलट कर लो, इस हेलीपैड से टेक ऑफ किया और यहां इस एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो हेलीपैड पे तो IFR था नहीं, यानी आपने VFR से टेक ऑफ किया और लैंड किया IFR सिस्टम में। मींस आपने कौन सा रूल ऑपरेट किया? फ्लाइट रूल जुलू। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया? चालू फ्लाइट रूल Clear. Clear. वेरी गुड। सो कभी आपसे कोई पूछे कितने फ्लाइट रूल, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। बेसिकली देयर आर 2 फ्लाइट रूल सर, बट एज पर द ऑपरेशन वी हैव एक्सट्रैक्टेड अप टू 4, IFR, VFR and flight rule Yankee. If we initially fly with IFR and destination aerodrome, we have landed with VFR. If we initially fly with VFR and further change over to IFR, then that is known as flight rule Zulu. फिर आपसे पूछे कितने सारे FIRs हैं, तो आप बोलोगे 4, बोलेगा नहीं 5। आपसे पूछा कितने सारे फ्लाइट रूल हैं, सॉरी FIR रीजन्स हैं, आपने बोला 5, तो बोलेगा नहीं 4 ही। तो यहाँ पे भी स्मार्ट आंसर करना है, कहाँ पे? फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन वाले में। इंडिया में कितने FIR? आप बोलोगे 4, बोलेगा नहीं 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 5। आपने बोल दिया 5, फिर बोलेगा नहीं 4। बी स्मार्ट। देयर आर ओनली 4 FIRs, ठीक है। फिफ्थ FIR इज गुवाहाटी, दैट कम्स अंडर द कमांड ऑफ कोलकाता FIR, एंड गुवाहाटी FIR इज एक्टिव टिल 26,500 फीट ओनली। उसके बाद उसका सारा कार्यभार कोलकाता चला जाता है, ठीक है। तो हमेशा स्मार्ट आंसर। बेसिकली देयर आर 4 FIR रीजन्स ओनली, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इंडिकेटेड विद लेटर I for Delhi, Alpha for Mumbai, Chennai Oscar and Kolkata Echo. Further, Guwahati FIR is also there in existence. That is a part of Kolkata FIR with the same letter code Echo, and the command area for Guwahati FIR is 26,500 feet in altitude. After 26,500 feet, the command and control is taken care by Kolkata FIR. क्लियर सो फार? समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन थे मिक्स आंसर वाले, दिमाग लगा के आंसर करना है इसको। डन? ठीक है, वेरी गुड। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, नथिंग टू गो फार। आप जब एडमिशन ले लोगे तो आपके सारे मटेरियल शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि आप वहां से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई अपनी शुरू करो, आगे बढ़ो। एंड
आज के लिए इतना ही काफी है, आई गेस. Tomorrow we will see and tomorrow we will learn some more definitions and एयरपोर्ट पार्ट्स की. एयरपोर्ट पे कौन कौन से पार्ट हैं, उसको कैसे कैसे डिफाइन करना है, एप्रॉन क्या है, रैंप क्या है, टैक्सी वे क्या है, रनवे क्या है. इन सब के डेफिनेशन पार्ट 2 में पूछते हैं. इवन पार्ट 1 में भी कई बार क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ देता है टैक्सी वे का डेफिनेशन, एप्रॉन का डेफिनेशन, रनवे थ्रेशोल्ड का डेफिनेशंस. ठीक है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एयरपोर्ट एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट्स. Is that good, everyone? Yes. Okay. ठीक है. So I think that's good enough for today. We'll see you tomorrow with our new topic, that is aerodrome and its parts and the definitions of all the parts of aerodrome along with the lights available on an airport. So tomorrow we'll cover that. Be ready for tomorrow, same time 9 o'clock. एंड धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे. 1 घंटा, आधा घंटा, सवा घंटा करके धीरे धीरे विल रीच टू 2 आवर थ्रेशोल्ड, जहां पे अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी. तो आज के लिए इतना ही. एंड आई होप कि आज हमने जो पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया हो. कुछ कुछ चीजें समझ में आया होगा डेफिनेटली, 100% आई कैन श्योर दैट. बट आपको याद नहीं रह पाया होगा, नॉट अ प्रॉब्लम. With daily practice, we will carry each and everything regularly. Okay, nothing to worry. Okay, everyone, then it's good for today. I'm completing this meeting here only. We'll see you tomorrow. Okay, sir. Good night, sir. Good night. Good night, everyone.